विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 9वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका दे रखा है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। कौन सा है? 9वां पार्ट कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित आपका पार्ट है। इस पार्ट पर आधारित आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट है। आप देखते हो पिछला 8वें पार्ट को आपने व्यवस्थित रूप से 6 वीडियो में रिलीज किया है। हमने देखा कि प्रत्येक वीडियो को आपने व्यवस्थित पढ़ा होगा और 8वें पार्ट के आज मैं PDF आपको सेंड करूँगा, उसको आप व्यवस्थित रूप से देखें और जो मैटर जिस वीडियो से संबंधित है उस वीडियो को एक बार पढ़ें, देखिए तथा उससे संबंधित आप साथ साथ सुना ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो। आज आपका पार्ट दे रखा है 9वां पार्ट, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहले अपन पढ़ेंगे कृषि रसायन को और फिर बाद में पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण। लैंग्वेजिकल बेस पर आधारित पार्ट है। ज़्यादातर मैटर आपके लैंग्वेज के रूप में रहता है। प्रत्येक लैंग्वेज जो आपको समझा रखी है उसके मेन पॉइंट है, उसको अपन डिस्कस करते जाएंगे। देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम आते रहते हैं और उनकी वजह से फसल उत्पादन कई प्रकार के रोगों से समाधान पाने के लिए और विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट का विशेष योगदान फसल उत्पादन में होता है। जनरली अपन सामान्य बात करें, भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। लेटेस्ट अपन देखें वर्तमान समय में भारत में अन्न की कोई कमी नहीं है, परंतु जब हरित क्रांति जनरेट हुई थी उससे पहले देखा जाता था भारत में कई प्रकार की भूखमरी, अनाज की कमी होने की वजह से पब्लिक क्या होती थी, परेशान होती थी। वर्तमान समय में देखें तो अनाज की भारत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। इसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इसके पीछे विशेष योगदान रहा है हरित क्रांति। हरित क्रांति आगमन के बाद में फसल उत्पादन बढ़ा है, खाद्यान्न की आपूर्ति अधिक मात्रा में हुई है और कई प्रकार के डायरेक्ट फैक्टर देखते हैं। और हरित क्रांति सक्सेस होने के कार्य कई प्रकार के रसायनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अपन देखते हैं भारतीय खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है जो हरित क्रांति के आगमन से हुआ है तथा हरित क्रांति सफल होने का श्रेय कृषि रसायनों का ही है। विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करने से हरित क्रांति की सक्सेस हुई थी और हरित क्रांति की वजह से फसल उत्पादन का खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा भारत में बढ़ी, जिससे भारत क्या हो गया, आत्मनिर्भर वर्तमान समय में देखा जाता है। देखते हैं बेसिकली कृषि रसायन की क्या परिभाषा हो जाएगी। ऐसे रसायन जो कृषि क्षेत्र में काम आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं और फसल की सुरक्षा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, कृषि रसायन। सामान्य अपन परिभाषा ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि कृषि रसायन क्या होते हैं कि ऐसे रसायन जो फसल उत्पादन की मात्रा बढ़ाए तथा फसल सुरक्षा में विशेष योगदान प्रदान करे उसे अपन कहते हैं कृषि रसायन। लैंग्वेज के बेस पे दे रखा है कृषि रसायन ऐसे उत्पादन की श्रेणी है जिसमें सभी पीड़कनाशक रसायन एवं रासायनिक उर्वरक शामिल होते हैं। क्या कई प्रकार के पीड़कनाशक रासायनिक उर्वरक शामिल होते हैं जो फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं तथा फसल सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसे कृषि रसायन कहते हैं। सामान्य परिभाषा क्या है कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने में काम भूमिका निभाते हैं। और लैंग्वेज को लेवल पे आपके इधर रखिए तो आप क्या लिखोगे, कृषि रसायन ऐसे उत्पादन की श्रेणी है जिसमें सभी प्रकार के पीड़कनाशी रसायन और रासायनिक उर्वरक सम्मिलित होते हैं या शामिल होते हैं जो फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसको फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं, साथ ही फसल की सुरक्षा करने में प्रयुक्त किए जाते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं, उसे अपन सामान्य कृषि रसायन कहते हैं। विशेष प्रकार के कृषि रसायन आपके दे रखे हैं जो अपन करेंगे। कृषि रसायन के रूप में रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी, पादप वृद्धि नियमक, कीट वृद्धि नियमक और वनस्पति पर आधारित कीटनाशक आदि 3-6 पॉइंट दे रखे हैं। प्रत्येक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे और एक एक पढ़ेंगे और फिर बाद में इनको पढ़ने के बाद आपके आएगा पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित टॉपिक जो उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन ने जनरली समझा कि कृषि रसायन किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, क्या होते हैं।
कृषि रसायन की परिभाषा क्या होती है, कृषि रसायन का क्या योगदान रहा है, तो काफी चीजों को अपन डिस्कस किया। देखिए फर्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं अपन रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और फसल पर इसका क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, उसको अपन मुख्य बिंदुओं को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए पहले जो आपके सामने लैंग्वेजिकल दे रखा है उसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर लीजिए, ताकि पूरे मैटर को मैं हटा के आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। आगे देखिए फर्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक उर्वरक में कई प्रकार कैसे रसायन में फर्स्ट है अपना रासायनिक उर्वरक। आपने कृषि रसायनों में 6 कैटेगरी के अलग अलग प्रकार के रसायनों के बारे में सुना, उसमें अपने फर्स्ट दे रखा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक उर्वरकों का जनरेट करने का प्रोसेस होता है फैक्ट्रियों के माध्यम से किया जाता है। उर्वरक फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित अकार्बनिक पदार्थ हैं जो फसल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा फसल उत्पादन को बढ़ाने में विशेष भूमिका प्रदान करते हैं। हरित क्रांति फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाई गई। आप कई बार पूछा जाता है हरित क्रांति का संबंध है किससे, फसल उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है सरसों उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। तो इन क्रांतियों के बारे में आपको बेसिकली लगभग काफी नॉलेज होगा, क्योंकि आपके बायोकेमिस्ट्री पार्ट जो होता है उसमें आपको दे रखा होता है कि हरित क्रांति किसके लिए चलाई गई, फसल उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए, खेती पर आधारित है। फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चलाई गई, खेती पर आधारित थी। उसके बाद में पीली क्रांति, पीली क्रांति सरसों उत्पादन के लिए, सरसों उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किसके लिए चलाई गई थी, दूध उत्पादन के लिए। लाल क्रांति, मांस व मछली उत्पादन से संबंधित, मछली अपराध। उसके बाद में देखते हैं एक क्या आपके कौन सी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति को बारे में देखें तो उसमें कई प्रकार के फसल उत्पादन से संबंधित है, मतलब सरसों को कहते हैं तिलहन दलहनी फसलों के लिए। फसलों का ये बेसिकली आपके अलग अलग क्रांति थी जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्रांति का रूप चलाई गई और उनको उत्पन्न करने की डायरेक्ट इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आपको नॉलेज होगा। तो अपन देखते हैं कि फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाई गई, इसका मेन टारगेट था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल उत्पादन। आगे देखते हैं कि हरित क्रांति फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाई गई, विशेष प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया गया। इसमें विशेष प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके बीज उत्पादन तथा कई प्रकार के फसल उत्पादन को सुधार करने के लिए चलाई गई। हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको कई बार पूछते हुए ध्यान रहे। सर्वप्रथम भारत में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया गया। सर्वप्रथम भारत में उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया गया, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम भारत में सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का प्रयोग किया गया तथा उर्वरक
P के बेस पर आधारित कोई वरीयता लैब टेस्ट में दी जाती है। जितने भी प्रकार के उर्वरक जनरेट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, NKP बेस पर आधारित होते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का आपको सूत्र पूछे तो आपको याद होगा, क्या सूत्र आपको बता रखा है, मोनो कैल्शियम फास्फेट। क्या, मोनो कैल्शियम फास्फेट, जो आपके उर्वरक के रूप में प्रयोग अपन करते हैं। यानी ना आपको लिखवा रखा है, आंसर पार्ट में पढ़ेगा क्या, मोनो कैल्शियम फास्फेट और कितने अणु, 7 में जल का अणु। ये क्या हो जाएगा आपके मोनो कैल्शियम फास्फेट, ये आपके सिंगल सुपर फास्फेट का सूत्र है, दिमाग में रखें। आगे अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का अलग अलग महत्व होता है, किस प्रकार से इसकी उपयोगिता है। तो काफी चीजों को आपने विस्तार रूप से पिछले वाले पाठ में पढ़ा कि अलग अलग उर्वरक होते हैं, उनका अलग अलग उपयोग होता है और अलग अलग उनकी भूमिका रहती है। तो अपन डिस्कस करते हैं लैंग्वेज के बेस पे दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ। देखिए, खेती के उत्पादन बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों को विशेष भूमिका प्रदान की गई। भारत में हरित क्रांति की सफलता तक विशेष उर्वरकों का इस्तेमाल पर ही आधारित रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्बेल ने के अनुसार अगर अधिक पैदावार देने वाली हरित क्रांति को उत्प्रेरित थी, जो रासायनिक उर्वरक ईंधन के रूप में गति प्रदान करने वाली शक्ति का काम किया। तो बताया जा रहा है कि हरित क्रांति की सफलता के पीछे कई प्रकार के ऐसे रसायनों का प्रयोग किया गया जो बीजों को गति देके बीज उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। आगे फिर देखते हैं, आजकल उर्वरक गहन खसीले भी होते हैं, परंतु उसको अपन प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग उर्वरकों का प्रयोग करने से फसल उत्पादन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, परंतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना फसल पर तथा भूमि पर दोनों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आगे आप देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम उर्वरक के रूप में प्रयोग किया गया वो सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का प्रयोग किया गया। आज़ादी के बाद में भारत में अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन बेस पर आधारित उर्वरक भी जनरेट किया गया। उसके बाद में सिंगल सुपर फास्फेट के जस्ट बाद में किसका प्रायोरिटी, किसको कौन सा उर्वरक बनाया गया, उसके बाद में आपके देखते हैं तो अमोनियम सल्फेट उर्वरक को जनरेट करने में भूमिका रही। सन 1956 में यूरिया तथा डाई अमोनियम फास्फेट DAP का भी उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। फिर बाद में धीरे धीरे उर्वरक भारत में अलग अलग समय में उनका उत्पादन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई उसके अनुसार अलग अलग उर्वरकों का प्रयोग होना शुरू हो गया और अलग अलग उर्वरकों का क्या गया, निर्माण किया गया। विश्व में भारत सन 1415 के आंकड़ों के अनुसार उर्वरक उत्पादन NP, चीन तथा US के बाद में तीसरा स्थान है। भारत उर्वरकों उत्पादन की दृष्टि से वर्तमान समय में देखें तो आत्मनिर्भर भी और विश्व में तीसरे स्थान पर बताया गया है। नाइट्रोजन के उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से भारत में देखें, नाइट्रोजन उत्पादन की दृष्टि से दूसरे तीसरे स्थान पे बताया गया कि भारत में नाइट्रोजन पर आधारित उर्वरकों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग उर्वरकों को अलग अलग प्रायोरिटी के आधार पर, अलग अलग उपयोगिता के आधार पर, अलग अलग स्थान पर किस प्रकार से काम लेते हैं उसकी अलग अलग क्या होती है कंडीशन बताई गई है। देखते हैं, उर्वरकों की खपत में तेजी एवं बढ़ोतरी होने से मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता से उर्वरकों के स्थान पर प्रति संदेह भी होने लगा। धीरे धीरे आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होने से कई प्रकार से ऐसे हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं जिससे उनको धीरे धीरे कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि उससे कई प्रकार के प्रदूषण जनरेट होने की संभावना भी रहती है। देखते हैं आगे कि रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक आत्मनिर्भर होने से पर्यावरण को अस्थायी रूप से क्षति पहुंचती है। उपयोग में लाए जाने वाले उर्वरकों कुछ भाग भूमि की निचली सतह पर जाकर भूगर्भीय जल में मिल जाते हैं तथा मिट्टी के कटाव के साथ नाले, तालाब तथा अलग अलग जलाशय में जाके मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण भी होने की संभावना भी रहती है। तो आपने काफ़ी चीज़ों को अपन देखते हैं कि उर्वरकों को प्रयोग फसल उत्पादन की मात्रा के लिए बढ़ाने के लिए अपन कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना भी अनुचित बताया गया है। क्योंकि अपन आवश्यकता से अधिक हर चीज़ को काम में लेंगे तो जितनी अधिक आपको रिक्वायरमेंट है
उसके अकॉर्डिंग आप खेत में मान लो यूरिया डाल रहे हो तब तो कोई टेंशन नहीं, आपका उत्पादन बढ़ेगा और फसल और मृदा दोनों की गुणवत्ता बनी रहती है। परंतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में से मिलाने पर, अनलिमिटेड होने पर, अनलिमिटेड होने पर वो धीरे क्या है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, खराब हो जाती है। तो अपन जनरली आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि कौन सा कितनी मात्रा में हम ले क्या नहीं ले, तो वो आपने आगे पार्ट में डिस्कस किया है। और इसके बाद में इसी पार्ट में अपन देखेंगे, पार्ट के एंडिंग से छोर पे कि कौन से उर्वरकों को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसकी अवधि कितनी है। तो अलग अलग प्रत्येक सावधि के अकॉर्डिंग अपन प्रत्येक उर्वरक के बारे में डिस्कस भी थोड़ा बहुत करेंगे। आगे अपन देखते हैं तो अपन डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा पर्यावरण प्रदूषण में विशेष भूमिका निभाते हैं। मृदा प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। देखिए आगे अपन बताते हैं। देखिए बेसिकली आप देखते हैं उर्वरक फसल उत्पादन तथा पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में भूमिका तो निभाते हैं, परंतु इससे देखें तो उर्वरकों को आवश्यकता से अधिक मात्रा में मिलाने पर मृदा पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कई प्रकार के ऐसे हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब उर्वरकों द्वारा उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में देखें तो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होती है, मृदा प्रदूषण भी होता है और साथ साथ जैविक आनुवंशिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है, प्रभावित होता है। जैसे अपन देखते हैं कि मान लो आपको रिक्वायरमेंट, आपको आवश्यकता है यूरिया मिला रहे हो, खाद के रूप में आप उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग कर रहे हो, तो आवश्यकता से अधिक मात्रा में यूरिया मिलाने पर मृदा पर अम्लता मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ने की संभावना रहती है। और फिर बाद में नाइट्रेट ग्रुप में आपके आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर मृदा जल में विलय होकर वो डायरेक्ट जलाशय में पहुँचता है और वही कई प्रकार के ऐसे शैवाल होते हैं, उनका शोषण करने की वजह से धीरे धीरे उनकी वृद्धि अधिक हो जाती है और जल में उपस्थित ऑक्सीजन को डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और जल में रहने वाले जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव तथा जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे जलाशय के जीव कई बार मर जाते हैं और जल प्रदूषण भी होने की संभावना भी रहती है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं अपन कई प्रकार की ऐसी हानिकारक समस्या आपके सामने जनरेट होती हुई देखी जा सकती है। आपको कभी बार पूछें संक्षिप्त तौर पर अगर पूछे मतलब उर्वरक, रासायनिक उर्वरक के उदाहरण बताते हुए क्या क्या इसके महत्वपूर्ण या तथा इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या हानिकारक प्रभाव है तथा क्या महत्व है, तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे आप देखें तो कृषि रसायन पर आधारित आप में इसमें पर्यावरण प्रदूषण का मेजर टॉपिक बनने की संभावना थी। ये पार्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से 8 नंबर का है, तो कई बार डायरेक्ट 4-7 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का और 1-1 नंबर के अकॉर्डिंग या 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग पार्ट डिवाइडेड होकर आपके सामने पेश हो सकता है। तो जो भी मैटर आपके सामने आए उसको व्यवस्थित रूप से प्रेफर करते हुए एक एक चीज़ को क्या करना समझना है। तो उर्वरक के बारे में आपको दे तो उर्वरक की परिभाषा, उर्वरक का प्रयोग, भारत में कौन से उर्वरक का कब प्रयोग किया गया, उसके बाद में इसके क्या लाभ है, क्या हानिकारक प्रभाव है, काफ़ी चीज़ों को आप शॉर्ट में डिस्कस करके बता सकते हैं। वैसे दे रखा है क्या लैंग्वेजिकल मैटर दे रखा है, कुल जितना भी आप लिखो उसके बारे में क्या है कम है, तो लैंग्वेजिकल मैटर को आप रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं क्या क्या देना है, कितना देना है रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने शॉर्ट में आपके सामने पेश करके बताया। 2 नंबर का प्रश्न आया, शायद 3 नंबर का है, कैसा भी आया तो उसके अकॉर्डिंग उर्वरक को, रासायनिक उर्वरक को प्रेजेंट करके आप उस मैटर को अप्लाई कर सकते हैं। आगे अपने सेकंड दे रखा है पीड़कनाशी। पीड़कनाशी का प्रयोग अपन कब करते हैं, क्या होता है प्रोसेस, डायरेक्ट तो समझने जा रहे हैं। तो रासायनिक उर्वरक के बारे में बात दिमाग में रहेगी। रासायनिक उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जो फसल उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं तथा मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करके पौधों को गुणवत्ता में वृद्धि करने में विशेष भूमिका प्रदान करने का कार्य करते हैं। रासायनिक उर्वरक की वजह से ही हरित क्रांति सक्सेस हुई तथा इसमें कई प्रकार की अलग अलग क्रांतियों को सफल करने में अलग अलग उर्वरकों की भूमिका रही है। फिर आप देखते हैं कि उर्वरक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से हानिकारक प्रभाव भी दर्शाते हैं। जैसे देखते हैं वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और साथ में आनुवंशिक संगठन में भी कई प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अपन जनरली बात करते हैं
कि जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है, वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है, या मृदा प्रदूषण किस प्रकार से होता है। मान लो आपको आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोई भी खाद आपने डाल रखी, तो धीरे धीरे खाद क्या हो जाएगी, वो आधे जल के साथ में मिले होकर चली जाएगी, और कुछ मात्रा में मृदा द्वारा अधिशोषित हो जाएगी, तो मृदा पर उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो डायरेक्ट और कुछ उनका वाष्पीकरण हो जाता है, और रोगों को पानी में डालकर पानी की वाष्प के साथ उड़ जाता है, तो वायु प्रदूषण भी होने की संभावना भी रहती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और आनुवंशिक इफेक्ट के रूप में देखें तो मतलब कई प्रकार के आपने दूषित भोजन को मान लो खा रखा है, आवश्यकता से अधिक संगठन वाले पोषक तत्वों को आप उपयोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी जेनेटिक संस्था में भी क्या आती है, भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपन रोग को डिस्कस किया। आगे अपन सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, वो दे रखा है पीड़कनाशी। पीड़कनाशी क्या होते हैं, किस प्रकार का उपयोग किए जाते हैं, कौन कौन से पीड़कनाशी है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी रासायनिक उर्वरक में कहें तो 7 विशेष प्रकार के उर्वरक अपने 8वें पार्ट में पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टी सारी को एक एक चीज को व्यवस्थित करके एक एक को समझाए। तो 7-8 उर्वरक दे रखे हैं, उनको आप व्यवस्थित पढ़ें, ध्यान रखें। अभी अपन सेकंड पढ़ने जा रहे हैं पीड़कनाशी। देखिए आगे देखते हैं, हरित क्रांति सफल होने में उर्वरकों के बाद, हरित क्रांति सफल होने में उर्वरकों के बाद पीड़कनाशी की विशेष भूमिका रही। इसकी हरित क्रांति को सफल होने में उर्वरकों के बाद, किसके बाद में, उर्वरक पहले तो आपको प्राइमरी के उर्वरक ताकि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करें, ताकि फसल उत्पादन की मात्रा बढ़े। उसके बाद में अपन देखते हैं पीड़कनाशी की विशेष भूमिका रहती है। किसकी, पीड़कनाशी फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु फसली कीटों तथा पतंगों, रोग, खरपतवार से सुरक्षा प्रदान करने में पीड़कनाशी की विशेष भूमिका रहती है। इनका विशेष महत्व बताया जा रहा है कि मान लो आप फसल उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कीटनाशक होते हैं, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो पौधों के डायरेक्ट कई प्रकार के इफेक्ट की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है तथा फसल उत्पादन की मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उनको रोकने में पीड़कनाशियों की विशेष भूमिका रहती है। तो आपको वैसे ही पूछे पीड़कनाशक क्या होते हैं, फसल उत्पादन को बढ़ाने हेतु कीट पतंगों तथा रोगों से व खरपतवार से सुरक्षा प्रदान करने में काम में लिए जाने वाले रासायनिक पदार्थ कीटनाशक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं अपन विश्व स्तर पर भारत कीटनाशक प्रयोग की दृष्टि से देखें तो तीसरे स्थान पे देखने को मिलता है कि हर स्थान पे अलग अलग, पूरे वर्ल्ड पे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। देखा जाता है कि कई दशकों से भारत कीटनाशक की खपत बढ़ती है। भारत में कीटनाशक की खपत भी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। पीड़कनाशी अलग अलग प्रकार के ऐसे होते हैं जिनको उत्पादन बढ़ने से और उनको बढ़ाने से विभिन्न प्रकार के फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव तथा विभिन्न प्रकार के रोग, खरपतवार आदि से सुरक्षा प्रदान कीटनाशक की विशेष भूमिका रहती है। आगे देखते हैं अपन, हमारे देश में सबसे ज्यादा कीटनाशकों की खपत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पंजाब में रहती है। सबसे अधिक मात्रा में भारत में पीड़कनाशियों का प्रयोग करने में सबसे विशेष भूमिका रहती है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पंजाब। ये 3 राज्य जहाँ पे 45% पीड़कनाशियों का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा वहाँ पे इन 3 देशों में इसका प्रयोग होता रहता है। कीटनाशी अधिनियम के अनुसार बताया जा रहा है भारत में लगभग 155 पीड़कनाशी पंजीकृत बताया जा रहा है। कितने, 155 पंजीकृत बताया जा रहे हैं। कुछ जिसमें 57 कीटनाशक, 44 फफूंदनाशी, 33 खरपतवारनाशी, 7 मूषकनाशी, 4 पादप अधिनियमक, 4 धूम्रमन, 3 बताया जा रहा है अष्टोपादनाशी, 1 कीटनाशक बताया जा रहा है मोलस्कोसाइड्स, सूत्रकृमि तथा मर्दान निर्जन कारक। अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों को प्रायोरिटी दी जाती है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको अलग अलग को प्रायोरिटी देकर उनको रोका जाता है। हमारे देश में कुल पीड़कनाशी 60% कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। 18% कवकनाशक तथा 16% खरपतवारनाशी और 3% जैवनाशी तथा 3% अन्य रसायनों का प्रयोग प्रायोरिटी दी जाती है। आपको सिंपल सा परिभाषा के तौर पर पूछा जाएगा कि कीट
पीड़कनाशी है क्या? पीड़कनाशी है क्या? तो आप क्या बताओगे? वे रासायनिक यौगिक जो फसल कीट एवं रोगों को नियंत्रण करना था, खरपतवार उन्मूलन तथा कृषि उत्पादन को नष्ट करने वाले छोटे मोटे जीवाणु को मारकर उनको मानवीय द्वारा क्या किया जाता है? रोकथाम की जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? पीड़कनाशी के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं आपके सामने पीड़कनाशी की परिभाषा लिख देता हूँ, फिर अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के पीड़कनाशी होते हैं और उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। देखो उसकी परिभाषा क्या है। तो बेसिकली देखते हैं परिभाषा, वे रासायनिक यौगिक जो पादप कीट एवं रोगों को नियंत्रित करने, खरपतवार उन्मूलन में और कृषि उत्पाद को नष्ट करने वाले कीटों को मारने, कीटों एवं सूक्ष्म जीवों को मारने एवं नियंत्रण करने में प्रयोग किए जाते हैं, उसे पीड़कनाशक कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। सिंपल सी परिभाषा है पीड़कनाशक क्या होते हैं। तो वे रासायनिक यौगिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनको नियंत्रित करने तथा उसको मारने में प्रयोग किए जाते हैं। बेसिकली क्या कहलाएंगे? पीड़कनाशी कहलाते हैं। यह था आज का आपका वीडियो लेक्चर। अब इस पर आधारित आगे आप देखोगे पीड़कनाशी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको अपन कल डिस्कस भी करेंगे। तो जितना मैटर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से समझें, व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाएं। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट उसके उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे तथा सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।